नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला.com में। आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 और 22 दिसंबर को कुवैत के दौरे पर होंगे। करीब 43 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री का यह कुवैत दौरा हो रहा है। ऐसे समय में हो रहा है जब पश्चिम एशिया के इलाके के अंदर चिंता की कई नई लकीरें देखने को मिल रही हैं। लेकिन भारत और कुवैत के रिश्तों में आखिर ऐसा क्या हो रहा है जिस पर दुनिया की भी नजरें लगी हुई हैं और खासतौर पर भारत और कुवैत के देश के लोगों की नजरें लगी हुई हैं। ये जानने समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर अभी क्यों प्रधानमंत्री कुवैत के इस दौरे पर जा रहे हैं। और कुवैत से ही हमारे साथ जुड़ रही हैं चैताली रॉय। बहुत स्वागत है चैताली जी आपका अमर उजाला पे। थैंक यू वेरी मच, इट्स एन ऑनर। बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करने में। और हम लोग वाकई में एक खास मौके पर बात कर रहे हैं क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री करीब 43 साल बाद कुवैत के दौरे पर जा रहे हैं। कुवैत में कितना क्या उत्साह है इस यात्रा को लेकर और क्या अपेक्षा की जानी चाहिए इस यात्रा से? भारत और कुवैत के रिश्तों में क्या और कितना बदला? उपाध्याय जी, हम इस वक्त का क्या कहते हैं इंतजार करीब 10 साल से कर रहे हैं। वी बीन वांटिंग द प्राइम मिनिस्टर टू विजिट कुवैत, कि वो कुवैत के दौरे पर आए, क्योंकि हाई लेवल विजिट जो रिसेंटली हुआ है वो मिस्टर जयशंकर का हुआ था। And we did, as you mentioned, that in the last 43 years, Pradhan Mantri, Prime Minister of India, has not visited Kuwait, and it's such a very, very strategically located country, and it's so important. It's India's energy partner. So इस वजह से ये जो इस बार जो ये विजिट है, ये 10 साल से भी ज्यादा जो हमारा जो इंतजार था, ये उसका इट्स अ कल्मिनेशन। और यू शुड सी, लोग करीब 1 हफ्ते से जब से हमने सुना है, अभी तो ऑफिशियल हुआ है 2 दिन पहले, बट पीपल आर सो एक्साइटेड। वो लोग किस तरह से वो उनका स्वागत कर सकते हैं। दे आर एंड इट्स अक्रॉस ऑल strata of society, in the sense people from the very top till the grassroots, everybody is very excited. आपने एक्साइटमेंट की तो बात की, लेकिन मैं आपके कोर एरिया को लेकर भी बात करना चाहूंगा क्योंकि आप भारत और कुवैत दोनों देशों के सांस्कृतिक रिश्तों को लेकर काम करती रही हैं बहुत लंबे समय से। तो प्रधानमंत्री की इस यात्रा को यादगार बनाने के लिए जाहिर तौर पर कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हो ही रहा होगा। क्या कुछ इस बार रंग देखने को मिलेगा भारत और कुवैत की दोस्ती का? ओके, सो मुझे जितना तक पता है कि बहुत सारे हमारे यहाँ 10 लाख इंडियंस हैं। सो इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी। और 10 लाख इंडियंस में से बहुत लोग, आई मीन द वेरी टैलेंटेड, वेरी गिफ्टेड। सो डिफरेंट एसोसिएशंस विल बी प्रेजेंटिंग, वो अपने राज्य के विभिन्न राज्य के इंडिया के जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से हैं, वो अपना जो रीजनल डांसेस है, म्यूजिक है, वो परफॉर्म करेंगे। एंड I also have heard that हमारे यहाँ 2-3 कुवैती सिंगर्स हैं जो हिंदी में गाना गाते हैं, and they will be given an opportunity to perform, and that is also something to look forward to. लोग कल तक भी मुझे I got a message कि my team is selected, मैं राजस्थानी folk present करने जा रही हूँ। We are so excited that we got this opportunity to present in front of the Prime Minister of India. It's a great honor, isn't it? So, and I think that I think there was a gap. There was a gap definitely कि प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जब से वो उन्होंने संभाला है, गद्दी संभाला है, he has been to all the countries in the Arabian Gulf apart from Kuwait. So एक क्या कहे, there was a sense of neglect perhaps, कि लग रहा था कि हम क्यों पीछे हैं? Why is it that Kuwait is in the back burner, and now that is going to, that's going to be resolved, and so everybody is excited. Kuwait is also very excited. चैताली जी, मुझे याद है मैं उस समय स्कूल में पढ़ रहा था जब कुवैत वॉर हुई और उस दौरान हमारी क्लास में भी कुछ नए बच्चे आए थे जो कि वो माइग्रेटेड फैमिली थी जो उस हालात के अंदर कुवैत छोड़कर आए थे। और वो वाकई में कुवैत के लिए एक बहुत ही डिफिकल्ट टाइम था और उसके माध्यम से हमें पता चला कि क्या वाकई में भारत के इतने सारे लोग वहां पर रहते थे। बाद में उस कहानी को लेकर फिल्में भी बनी। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं और अगर भारत कुवैत के रिश्तों के लिहाज से भी कहा जाए तो इन बीते 1990-91 के बाद से अभी की अगर हम बात करें 2024 की, तो भारत और कुवैत के रिश्ते कितने मजबूत हुए हैं इस दौरान? मैं यहाँ से हूँ 2001 से। So I came here just before the Iraq war, जब अमेरिका ने इराक इन्वेड किया to destroy Saddam Hussein.
So 1991 की मैंने बात सुनी है, but I find there is a difference. एक तो the strength of the Indian community, जब मैं आई थी, the strength was not so much. I think तब शायद 5 लाख 6 लाख लोग थे. अभी 20 साल में वो एकदम डबल हो गए हैं. एंड मैंने कुछ लोग से ये भी कहा है कि इंडिया और अरेबियन गल्फ जो रीजन है उसके साथ एक सिविलाइजेशनल टाई है. इट्स अ टाई विच गोज बैक, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन कल्चर, उस it can be, you can go back to that thousands of years back. So ये civilizational tie, because it is there, so वो क्या होता है कि कुवैतियों के हर जीवन, सोशियो कल्चरल जो एस्पेक्ट्स है उनके लाइफ्स के, अगर उनके टेक्सटाइल बोले, उनका म्यूजिक, उनका जो संगीत है, जो फोकलोरिक संगीत है, जो डांस है, जो उनका जो खाना है, रिवाज है, सब में इंडिया का एक, there is an impact, there's an impression of India. Kuwait cannot get away from Indian influence, वो जा ही नहीं सकता. और because there is a civilizational tie, therefore this visit by the Prime Minister of India is going to bring the two nations closer together. और इस बार the GCC presidency is with Kuwait, therefore it's very, very strategic. मैं पॉलिटिक्स के बारे में उतना जानती नहीं हूँ, लेकिन I can, as a person who's lived here and worked around with people, I can make that out, and I was active during the recent GCC summit as well. So ये partnership हमारी security, energy security, peace in the region, because there is so much of instability, especially with what's happened in Syria recently. So this partnership with Kuwait is going to be very, very important, for a lot of people here. बिल्कुल चैताली जी, और मैं आंकड़े भी देख रहा था, कहानियां भी मैंने भी सुनी हैं कि भारत और कुवैत के बीच में जो सिविलाइजेशनल टाइज की आपने बात की, यहां तक कि कुवैत के अमीर जब मुंबई आए थे तो उन्हें मुंबई इतना पसंद आया था, उस समय का बॉम्बे, कि उन्होंने मरीन ड्राइव पे एक प्रॉपर्टी ली थी जो आज तक एग्जिस्ट करती है. और मानसून के दिनों में एक समय था कि वो यहाँ आया करते थे मानसून देखने के लिए. हाँ, मानसून देखने के लिए आप ये अभी I think we are going to have an exhibition maybe later this year, जहां पर हम जो documented history है उपाध्याय जी, documented history goes back to middle of the 18th century, but undocumented history जो है, जो मैंने आपसे कहा, इंडस वैली, हड़प्पन, डिलमन सिविलाइजेशन, उस समय की डॉक्यूमेंटेशन आज अभी तक शायद किसी ने कोलेट नहीं किया है, उस पर काम नहीं किया है. डॉक्यूमेंटेड जो हिस्ट्री होता है, यानी 1710, 1720, तब से जब शुरुआत है, बहुत सारे कुवैतीज मेरे जाने पहचाने, जिनके दादा और नाना, दे यूज्ड टू स्टे इन बॉम्बे. कुछ लोग सूरत में रहते थे, पोरबंदर में रहते थे, कुछ कैलिकट में रहते थे. एंड रहते, यानी वो किस तरह से रहते थे, वो एक हो गए थे इंडियन कम्युनिटी के साथ. यानी मैं ऐसी कुवैतियों के बारे में जानती हूँ जो मराठी बोल सकते हैं, जो who can speak in Malayali, which is such a tough language, Hindi, and they became one with the Indian community. और 40-50 साल इंडिया में रहने के बाद, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, उस 1947 के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता चले गए, वापस आ गए. और एक और शख्स का नाम तो मैं जरूर लूंगी, जो हम a lot of people don't know that Ibrahim Al-Qazi, जिसे हम फादर ऑफ मॉडर्न नेशनल इंडियन ड्रामा जिसे कहते हैं, साहित्य कला अकेडमी अवार्ड भी उनको मिला था, जो एनएसटी के फाउंडर थे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के फाउंडर थे, वो खुद कुवैती थे. ही वाज अ कुवैती. ओके, सो बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि इब्राहिम अल-कादी वाज अ कुवैती. इब्राहिम अल-कादी's फादर वो बॉम्बे में बिजनेस करते थे. तो जब 1947 में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, तो उनके फादर वापस आ गए, पर इब्राहिम अल-कादी इतना ही इंडिया के साथ ओत प्रोत से जैसे उनका सब कुछ जुड़ा हुआ था, उन्होंने कहा मैं इंडिया नहीं छोड़ूंगा, मैं इंडियन हूँ, मैं इंडिया में पैदा हुआ हूँ, मैं इंडिया में ही रहूंगा. अभी भी उनकी बेटी इब्राहिम अल-कादी की आर्काइव चला रही है. शी इज लुकिंग आफ्टर दैट, शी इज मैनेजिंग दैट. अमाल अदाना शायद उनका नाम है, आई मे बी मेकिंग अ मिस्टेक, बट यानी चैताली जी, कहा जा सकता है कि एक वक्त था जब बसरा के मोती जो हैं वो कुवैती डाइवर्स निकाला करते थे, और संस्कृति के जो मोती हैं उनको भी भारत में कुवैत ने दिया है. लेकिन भारत और कुवैत के अगर इकोनॉमिक टाइज की बात की जाए
तो करीब $10 बिलियन का दोनों देशों के बीच का ट्रेड है, और जैसा आपने कहा करीब 10 लाख भारतीय वहां पर कामकाज के सिलसिले में जाते हैं। मैं तो अनफॉर्चुनेटली कुवैत नहीं जा पाया अभी तक, लेकिन आप चूंकि वहां पर हैं, भारतीय जब वहां पर कामकाज के सिलसिले में जाते हैं तो वहां पर किस तरीके का माहौल है, खासतौर पर जो लोग जा रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर इस समय भारतीय कामकाज के सिलसिले में जा रहे हैं, माइग्रेट करने के लिए जा रहे हैं, रोजगार के अवसरों की तलाश में भी जा रहे हैं। तो जो भारतीय, जो युवा जो हैं अपने लिए रोजगार का अवसर देख रहे हैं कुवैत में, उनके लिए क्या संभावनाएं वहां पर आप देखती हैं? कुवैतीस इंडियंस को बहुत पसंद करते हैं, भारत के लोगों को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि दे एंड रिसेंटली इनफैक्ट आज ही ब्रॉडकास्ट हुआ है मेरा एक प्रोग्राम का एपिसोड जो फेसबुक पे चलता है, उसका नाम है सदाका, विच मीन्स फ्रेंडशिप, इंडिया कुवैत रिलेशनशिप। उसमें मैंने वहीद अब्दुल जलील जो कुवैत हेरिटेज सोसाइटी के प्रेसिडेंट है, उनको मैंने फीचर किया है इस बार। तो उनका कहना है, और उनका कहना इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोस्ट कुवैतीस, कि इंडियंस जैसे, भारतीय जैसे हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट, सिंसियर कम्युनिटी ऑफ पीपल मिलना बहुत मुश्किल है। पर हैविंग सेड दैट, मैं ये भी कहूंगी कि स्पेशली कोविड के बाद एक दौर गया था, इट वाज लाइक अ वेव, जब कुवैत को लगा था कि हमें एक्सपैट्स कम करना चाहिए, क्योंकि जैसे हम लोग जैसे 10 लाख है, वी आर मोर देन कुवैतीस, राइट? और फिर हमारे बाद इजिप्शियंस भी हैं, कुछ और कम्युनिटीज भी हैं, नेशनलिटीज हैं। तो एक आया था हवा का झोंका जिसे कहते हैं, जिस तरह का वेव, लाइक अ वेव, कि हम केवल कुवैत में नहीं, इस तरीके की बातें ओमान में भी उठी थी, दूसरे कई गल्फ के कंट्रीज में ये बातें सुनने, पूरे गल्फ में होती हैं, जी। but I think I don't know, maybe in United Arab Emirates or Oman it's a different type, but Kuwait and Qatar शायद थोड़ा सा there is similarity in the way they deal with the situation. So यहाँ पर इसलिए मैं कहूंगी कि opportunities तो बहुत हैं, पर आहिस्ता आहिस्ता, जैसे हम जब आए थे तब it was easier, आसान था काम मिलना, काम करना। पर अभी situation has become more difficult, more complicated than before. It is not as easy. It is easy if you still have family here, and we are hoping that कि Prime Minister का जो visit है, उसके जो after effects हैं, उसमें शायद ये होगा कि हमारे लिए things will become और थोड़ा सा आसान हो जाएगा। But having said that, if you speak to a normal Kuwaiti, उनके लिए Indians are very welcome, they love Indians। और एक बात है कि हम लोग different types of professionals हैं यहाँ पर, chartered accountants हैं, engineers हैं, doctors हैं, businessmen हैं। The businessmen are doing amazing work here। Indian Business Council, Professional Council हैं, अच्छा काम करते हैं। लेकिन majority of the people are like, a lot of people are people जो like drivers। लार्जली कौन से बिजनेस में हैं भारतीय वहां पर, चैताली जी? फूड में है, कंस्ट्रक्शन में है, कॉन्ट्रैक्टिंग में है, एंड दे आर इनटू ऑटोमोटिव पार्ट्स, रेस्टोरेंट ओनर्स हैं, इस तरह के बिजनेस वो करते हैं। And they have been doing really well. They've done really well, and they've contributed to the economy. एक ऐसे भी एक शख्स की बात मैं करूंगी जिनका नाम है जशनमल, टोनी जशनमल। जशनमल is a very common and a very popular brand across the Middle East, Arabian Gulf. आप बहरीन जाओ, UAE जाओ, ओमान, he's everywhere. His name is everywhere. तो उनका जो बिजनेस है, ऐसा हुआ था कि जब मैं कुवैत आई थी, जशनमल के बारे में इतना सुनती थी कि मुझे लगा था कि जशनमल, शायद मुझे तब नहीं पता था कि जशनमल इज अ सिंधी सरनेम, आई वाज नॉट एक्सपोज्ड टू इट। तो मुझे लगा था कि ही इज कुवैती। और मैंने बाद में टोनी जशनमल को ये कहा भी था कि मुझे लगा था कि मिस्टर जशनमल, यू आर अ कुवैती। अब टोनी जशनमल्स अंकल्स हु लिव, जो यूएई में रहते हैं, वो पूरा डिश डैशा पहन के, तो आप समझ सकते हैं कि जो इंडियंस, लॉट ऑफ इंडियंस हु लिव हियर बिकम, जैसे मैं अपनी बारे में भी बात करती हूँ कि मैं इंडियन हूँ, औरत हूँ। जब मैं कुवैत में आई थी तो देयर वर नो वुमेन इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म, कोई नहीं था, देयर वाज नोबडी। मेरे पहले एक अमेरिकन लेडी थी जिसे मैं गुरु मानती हूँ, और अदरवाइज जो अरब मीडिया सीन है उसमें कुछ जर्नलिस्ट हैं, बट नॉट सीरियस वुमेन जर्नलिस्ट। तो आई वाज द फर्स्ट इंडियन एंड द फर्स्ट एक्सपैट्रिएट टू काइंड ऑफ ब्रेक इनटू इट, एशियन तो पहली हुई आप। हाँ जी, एशियन तो पहली ही हुई।
एशियन तो डेफिनेटली एशियन तो मैं फर्स्ट हूँ, पहली एशियन हूँ। एंड जब मैं यहाँ आई, पर एक बात मैं आपसे कहूँ उपाध्याय जी, कभी जी। कोई तकलीफ नहीं हुई मुझे, कोई आई मीन यानी आमतौर पर जो धारणा होती है कि इन गल्फ कंट्रीज में महिलाओं को बहुत सारी पाबंदियों का सामना करना पड़ता है, आप जर्नलिज्म जैसे फील्ड में हैं जहां आमतौर पर आपका कॉन्फ्लिक्ट बाउंड्रीज के साथ ही, नियमों के साथ ही होता है, तो वहां भी आप ये कह रही हैं कि किसी तरीके से कोई ऐसी सिचुएशन आपको फेस नहीं करनी पड़ी जिसमें आप कह सकें कि एक महिला होने के नाते कोई डिसएडवांटेज आपको फेस करना पड़ा हो? कोई ऐसा डिसएडवांटेज, मैं एक कहानी, आई मीन आई डोंट नो वेदर यू हैव इनफ टाइम, देयर इज वन थिंग आई जस्ट लाइक टू शेयर आपके लिसनर्स के साथ, कि व्यूअर्स के साथ। देखिए मैं रेडियो में काम करती हूँ, इसलिए मैं लिसनर्स बोल देती हूँ बाय मिस्टेक। नहीं, ये दोनों का माध्यम है, इसमें लोग आपको सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। दिस इज ऑडियो विजुअल। Yeah, it's audio visual, that's right. So एक है कुवैत का फोकलोरिक म्यूजिक पर मैं काम कर रही थी। हम लोग सांताल ट्राइबल म्यूजिक सुनते हैं ना इंडिया का, इट्स ऑलमोस्ट द सेम टाइप, यू नो, द म्यूजिक, द बीट। जैसे संथाल ट्राइब्स की बात कर रही हैं आप? हाँ जी, सांथाल टाइप ऑफ म्यूजिक। तो मैं उसके ऊपर एक सीरीज कर रही थी, ये करीब 2007 की बात है। तो यहाँ सी बैंड्स है, सी म्यूजिक बैंड्स। तो उस सी म्यूजिक बैंड्स में बिन हुसैन बैंड, ऑल मेड अप ऑफ मेन, सब यू नो ऑल मेन। तो उन्होंने कहा था कि चैताली जब हमारा एक फंक्शन होगा तो मैं आपको बुलाऊंगा, आप आइएगा, एक मेंबर ने कहा था। तो मैं तो एकदम बिल्कुल रेडी। तो मैंने कहा, एक दिन फोन करके कहा कि हमारा उर्स चल रहा है, आप आओ। आई सेड व्हाट इज उर्स? कि हमारे एक मेंबर ने शादी की है तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, यू आर फ्री टू जॉइन अस। तो मैं गई, एक विला में हो रहा था उपाध्याय जी, देयर वर अबाउट 200 कुवैती men all in dishdashas and robes, and they were like dancing and singing, गाना गा रहे थे, नाच रहे थे। और मैं थी अकेली औरत, वो भी भारतीय। एंड मेरे साथ कैमरामैन था, देयर वाज अ पैलेस्टीनियन कैमरामैन। एंड वो मैं अंदर गई, मैं उनके साथ करीब 2 घंटे थी। आई टॉक टू देम अबाउट द म्यूजिक, आई डिड माय रिसर्च। देन उन्होंने कहा कि आपको तो हमारे साथ खाना पड़ेगा। तो मैंने कहा नहीं, आई वाज लिटिल रिलक्टेंट। हाँ, तो उन्होंने ना नीचे, जैसे हम लोग पहले के दिनों में खाते थे, वो लोग ऑन द फ्लोर दे मेड लाइक अ प्लेस फॉर पीपल टू सिट। और एक ट्रे ऑफ लाइक, वो लोग मजबूत कहते हैं, इट्स अ काइंड अगेन इंडियन इन्फ्लुएंस, लाइक अ पुलाव जैसा, यू नो। और उसके आसपास लोग बैठे हुए थे, एक ही प्लेट से खा रहे थे। अब आई एम नॉट यूज्ड टू दैट, राइट? तो उन्होंने देखा कि मैं थोड़ी सी हेजिटेट कर रही हूँ, तो उन्होंने अलग से मुझे प्लेट लाके दिया। एंड दे एक्चुअली सर्व्ड मी देमसेल्व्स। आई कैन नॉट फॉरगेट दैट, यू नो, कि मैं एक औरत, एक दूसरे कल्चर से, भारतीय, और मैं वहां इन सब लोगों के साथ बैठ के एक साथ खाना खा रही हूँ। आई स्पेंड 2 hours विद देम। नॉट वंस उपाध्याय जी डिड आई फील कि आई एम, यू नो, आई फेल्ट ऑकवर्ड। आई जस्ट वांटेड टू से दैट। बहुत ही अच्छी, वाकई में ये मेमोरेबल चीज़ें हैं। और ये कई बार इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं वो आपकी धारणाएं भी बदलती हैं, आपके जो परसेप्शंस होते हैं वो इस तरीके की चीज़ें भी आते हैं। उस बात के ऊपर जिसकी बहुत चर्चा होती है, चूंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे दर्शकों का इसमें इंटरेस्ट होगा, कुवैती दिनार जो है वो दुनिया की सबसे स्ट्रांग करेंसी मानी जाती है। सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें वायरल होती रहती हैं इस चीज़ को लेकर। आप चूंकि वहाँ हैं तो पूरी दुनिया में महंगाई की चर्चा हो रही है। महंगाई कितनी बढ़ी कुवैत में? बड़ी है, रिलेटिवली बड़ी है, बट फिर भी मैं यूरोप जाती हूँ घूमने के लिए। सो कंपैरेटिवली, एंड ऑल्सो मैं दुबई जाती हूँ, यू नो, आई हैव बीन देयर एज अ टूरिस्ट। आई फील दैट कुवैत बहुत लिवेबल कंट्री है। आई मीन महंगाई बड़ी है, लाइक इट्स हैपनिंग इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन सबके लिए कुछ ना कुछ है। यानी आप जैसे रहना चाहते हो, आप वैसे रह सकते हो। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? तो अगर आप अपनी जिंदगी बहुत शान और शौकत, ऐश और आराम की जिंदगी करना चाहते हो तो वो भी है। और अगर कोई गरीब आदमी है जिसके पास, और है, बहुत सारे गरीब हैं, इट इज रॉन्ग टू थिंक दैट कुवैत में गरीब लोग नहीं हैं। इनफैक्ट मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि कुवैतियों के बीच भी बहुत गरीब लोग हैं, जो यू नो, हु डू नॉट हैव फैमिली बिजनेसेस, जिसे हम मध्यम वर्गीय कहते हैं, मिडिल क्लास लोग कुवैतीज में हैं, और वो स्ट्रगल करते हैं। ऐसे भी है, पर ऐसे लोग सोचिए जो इंडिया से है, जो अफ्रीका के डिफरेंट कंट्री से आते हैं, जो शायद लेबरर का काम करते हैं, और कितना कमाते हैं वो लोग? ज्यादा नहीं कमाते, बहुत ही कम कमाते हैं। और कुछ ना,
majority जो उनकी अर्निंग है वो घर भेज देते हैं, लेकिन दे आर स्टिल एबल टू सर्वाइव। मैं ये नहीं कहती कि बहुत खुश हैं, कि बहुत कुछ कर सकते हैं, बट दे आर एबल टू सर्वाइव, दे आर एबल टू सर्वाइव। और इसके बीच एक बहुत ही another important thing that I would like to talk about कि वीजा से सेलिंग भी होता है, जो हमारे, मैंने इसके ऊपर भी एक पीस आर्टिकल लिखा था कोविड से पहले, कि लोग अपनी प्रॉपर्टी बेच के यहाँ आते हैं, और इंडिया में बैठे हुए लोग हैं जो इन बहुत गरीब लोगों से सब पैसे ले लेते हैं, फिर यहाँ जब वो पहुंचते हैं तो देखते हैं कि या उनका तो काम ही नहीं है, या उन्होंने कहा नर्स का काम देंगे, कुछ और काम में दे आर बीइंग। बिल्कुल चैताली जी, मैं इस मुद्दे पर आना भी चाह रहा था कि ये एक बहुत बड़ी चिंता है। कई लोग जो हैं वो ठगाते हैं अच्छे भविष्य की आस में, और कई लोग जो हैं, मैं कई स्टेटमेंट्स भी देख रहा था जो कुवैती इमिग्रेशन अथॉरिटी के ऑफिसर्स के हैं, और उसमें उन्होंने साफ कहा है कि अगर कोई रेसिडेंसी परमिट को वायलेट करता है, कोई अगर इनवाइट करता है और धोखा देता है, तो दोनों के पर फाइन लगेगा, यानी बहुत हैवी फाइन पेनल्टी लगाई जाएगी। हाँ, नहीं डिपोर्ट कर देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि a lot of the problems, यहाँ भी लोग बेचते हैं, कुवैती भी वीजा बेचते हैं, which is what the government is trying to control, and they have been trying for a long time, but अभी मुझे लग रहा है कि जो हैं, जो यहाँ के रूलर हैं, he's taken it up very strongly। पर हमारे उस तरफ भी लोग हैं जो इन लोगों से, गरीब लोगों से पैसे लेके यहाँ भेज देते हैं। I think that this visit is also going to, इसके ऊपर भी थोड़ा सा जिसे कहते हैं प्रकाश पड़ेगा, और शायद things will be better in the future। बिल्कुल ठीक बात कही चैताली जी आपने, क्योंकि भारत सरकार लगातार इस चीज पर भी काम कर रही है कि भारत के लोग दुनिया में जहां भी जाएं वो सुरक्षित तरीके से जाएं, जहां उनकी मेहनत का सम्मान तो हो ही सही, लेकिन कम से कम कागज दस्तावेज जो हैं वो प्रॉपर तरीके से जाएं, लीगल रूट से जाएं। एब्सोल्युटली। और ये हम लोगों से यही कहेंगे कि आपको जब वीजा मिल रहा है, इफ पीपल आर आस्किंग यू फॉर मनी, आप किसी को पैसे मत दीजिए, बिकॉज यहाँ पर तो कोई पैसा नहीं ले रहा, वो जो ले रहा है आपसे अपने लिए ही ले रहा है, एंड दे आर चीटिंग यू बेसिकली, कि आपको बहुत बार सोचना पड़ेगा बिफोर यू पे दैट मनी, बिफोर आप प्रॉपर्टी बेचने से पहले, या जो कुछ भी है गहने बेचने से पहले 10 बार वेरीफाई करो, सोचो, एंड देन यू टेक अ डिसीजन। बहुत अच्छी बात कही चैताली जी आपने। आखिर में आता हूं मैं उस मुद्दे के ऊपर जो कि भारत और कुवैत के बीच में रिश्तों का एक सबसे ऊर्जावान सेतु है, क्योंकि एक एनर्जी सप्लाई लाइन जो है, और इस समय भारत को एनर्जी की बहुत ज़रूरत है भी सही, और कुवैत के साथ रिश्ते भी हैं, जैसा आपने कहा जीसीसी का भी जो लीडरशिप है वो इस समय कुवैत के पास में है। तो भारत और कुवैत के एनर्जी रिलेशन में इस यात्रा से नई एनर्जी तो आएगी ही, लेकिन क्या एनर्जी सप्लाई के अंदर भी कोई बड़ा बदलाव देखा जा सकता है? Yeah, there can be, because I think Kuwait is one of the largest providers, है ना, of ऊर्जा जिसे कहते हैं आप। लेकिन और हाँ जी, एक और है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है, उस क्षेत्र में भी कुवैत काम कर रहा है, और यहाँ पर जो कोलैबोरेशन भारत के साथ हो सकता है, ये दोनों देशों को लाभदायक होगा, दोनों देशों के लिए। रिन्यूएबल एनर्जी हैज बिकम अ ह्यूज एरिया ऑफ कंसर्न फॉर कुवैत, क्योंकि जब से मैं आई हूँ तब से मैं सुन रही हूँ जो ऑयल सेक्टर में काम करते हैं, जो थिंकर्स हैं, वो लोग बोलते हैं कि ये तो इट्स अ फाइनाइट थिंग, इट्स ऑयल इज फाइनाइट, ये कितना साल चलेगा, हाउ मेनी इयर्स विल इट गो ऑन, 50 साल, उसके बाद हम क्या करेंगे? अगर हमें दूसरी तरह से इसको सोचना पड़ेगा, and we have to stress on renewable energy, and a lot of work is going on in Kuwait regarding that, and I'm sure that the Prime Minister's visit is going to bring about कुछ चेंजेस इस सेक्टर में, कोलैबोरेशन। बिल्कुल चैताली जी, और भारत तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का लीडर है। भारत की अगुवाई में इंटरनेशनल सोलर अलायंस शुरू किया गया और कई देश उसके साथ जुड़ते गए, 100 से ज्यादा का दायरा अब हो चुका है। तो कुवैत भी अगर उसके अंदर पार्टनर बनता है, और सोलर अलायंस, चूंकि धूप कुवैत में भी अच्छी खासी होती है। हाँ, एब्सोल्युटली, बहुत ही होती है यहाँ, इट गोज अबव 51, 52 इन समर, सो इट्स वेरी वेरी हॉट। जैसी गर्मी भी होती है, इट्स ऑल्सो, जैसे अभी कह रहे थे कि इट्स गोइंग टू बी 3 डिग्रीज, और शायद नेक्स्ट वीक तक 0 तक पहुंच जाए, सो इट्स एक्सट्रीम टेम्परेचर, डेजर्ट है ना, तो उसी वजह से एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हैं यहाँ पर। यानी जितनी गर्मी होती है उतनी ही जल्दी ठंडा भी हो जाता है, चूंकि रेगिस्तान है।
हाँ जी, हाँ जी। तो आई थिंक सोलर एनर्जी के ऊपर देयर इज डेफिनेटली अ लॉट ऑफ वर्क दैट कैन बी डन, एंड आई एम श्योर दैट इसके बाद देयर विल बी अ लॉट ऑफ मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग विल बी साइंड, एंड we will see far more visits. This was much awaited, this visit. This will open doors which were closed, which perhaps were closed, और थोड़ा सा खुला हुआ था, अब पूरा खुल जाएगा, जिसे हम कहते हैं, so it's a very very welcome बिल्कुल। sign. कुवैत के अमीर का जो भारत दौरा था वो 2013 में हुआ था और प्रधानमंत्री मोदी अब जा रहे हैं, और ये भी यात्रा जो है वो 43 साल बाद हो रही है। चूंकि आपने कहा जरूर है चैताली जी कि आपका राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप जर्नलिस्ट हैं, इसलिए मैं ये मान नहीं सकता कि आपका राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है। जीसीसी के एरिया में आप हैं, इस समय वेस्ट एशिया में बहुत टेंशन्स हैं, और उस टेंशन को लेकर भारत की तो चिंताएं हैं ही सही, क्योंकि भारत के 80 लाख से ज़्यादा लोग उस जीसीसी के इलाके के अंदर रहते हैं। लेकिन आप वहाँ पर हैं, और कुवैत के पास में वो घाव भर भले ही चुके हों, लेकिन वो घाव हैं कि किस तरीके से इराक ने इन्वेड किया था, और उसके बाद अभी भी इस पूरे इलाके के अंदर टेंशन्स बहुत ज़्यादा हैं। क्या आप लोगों के बीच में चर्चा होती है इस टेंशन और इस इंस्टेबिलिटी को लेकर, जिससे इस समय पूरा पश्चिम एशिया जूझ रहा है? एब्सोल्युटली, आई मीन आम आदमी जो है, देयर इज ऑफिसेज में काम करते हैं, तो जब सीरिया में चल रहा था, हम बात कर रहे थे कि बट दिस इज नॉट न्यू, दिस इज नॉट न्यू। ये अरब स्प्रिंग के टाइम में भी हमने फेस किया था। ये एक टोनी जशलमन ने एक बात कही थी, और वो सही कहा था। उन्होंने कहा था कि his grandfather told him कि टोनी, अगर आप इस जगह, ये बहुत ही एक, इट्स एन एरिया ऑफ सो मच ऑफ टर्मोइल, इतनी मुसीबतों से घिरा हुआ जगह है, मुसीबतों से भरी हुई जगह है, कि आप अपनी जिंदगी में 2-3 बार ऐसा टाइम आएगा जब आपको यू विल बी ऐसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे कि शायद जगह छोड़ के जाना पड़ेगा, बिजनेस छोड़ देना पड़ेगा। यू हैव टू बी विद दैट माइंडसेट। और ये अरब स्प्रिंग के टाइम में भी हुआ, इराक वॉर के टाइम में भी हुआ। जब मैं आई थी यहाँ पर, मुझे याद है कि हमने सब खिड़कियां, हमने ब्लैक वी कवर्ड इट, हमने वो कोयला जो है घर में रखा था, कि क्योंकि हमको डर था कि शायद वहां से कोई केमिकल वॉरफेयर होगा, एंड इट इज द सेम नाउ। बट हैविंग सेड दैट, मैं ये भी कहूंगी कि Kuwait has been one of the most balanced countries as far as regional tension is concerned. Syria के tension के वक्त भी, ईरान, इराक जो एक problem, UAE, Saudi Arabia, Houthis, all of this, Kuwait has always been very balanced. Kuwait does not take sides easily, and because the foreign policy is so balanced, the way the Amir looks at it is so balanced, जो रीजन के लोग हैं वो कुवैत की तरफ देखते हैं फॉर लीडरशिप एंड गाइडेंस, कि ये लोग यानी जो भी करेंगे सोच समझ के करेंगे, ऐसे ही साइड्स नहीं लेते, और साइड्स लेते ही नहीं है। सो देयरफॉर अ लॉट ऑफ लीडरशिप इज, शेख सबा जो पहले के जो अमीर थे, वो तो he was very very well known for his skills as a politician and as a leader, और अभी जो है शेख मिशाल, वो भी वैसे ही हैं। द हाउस ऑफ सबा इज लाइक दैट, कि हम किसी के साथ इस तरह से, इट्स नॉन पार्टिजन, सो इस वजह से जो लीडरशिप, उनकी लीडरशिप ऐसी है कि कुवैत के अंदर हम कुछ फील नहीं कर सकते। We can never feel that what is happening around us, हम लोग सुरक्षित हैं, टचवुड, टिल नाउ हम लोग सुरक्षित हैं। यदि नीतियों की बात की जाए तो लगभग वैसी ही नीतियां हैं जैसी भारत अपनाता रहा है, कि हम किसी गुट में नहीं हैं, किसी खेमे में नहीं हैं, हम वो कहते हैं, उसकी बात करते हैं जिसमें सबका हित होता है, यानी अमन की बात, शांति की बात, अमन की बात। एंड ये आई थिंक दैट इज ऑल्सो विच इज कॉमन बिटवीन भारत और कुवैत के बीच। ये एक बहुत ही जैसे समानता इसमें है, द वे दे लुक एट सिचुएशंस, एंड दैट ब्रिंग्स अस टू सिविलाइजेशंस एंड टू कम्युनिटीज क्लोजर टुगेदर। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए चैताली जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके भी, और उम्मीद करेंगे कि जिस समय प्रधानमंत्री मोदी वहां पर होंगे उस दौरान भी कुछ समय हम आपका ले सकें, आपसे जान सकें कि वहां किस तरीके का उत्साह है लोगों के बीच में, लोग क्या कह रहे हैं, कर रहे हैं, और इसके बाद भारत और कुवैत के रिश्ते कितने बदलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।